नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज हादसे का शिकार हुए ऋषभ पंत जलती मर्सिडीज से कैसे निकले। अमेरिका में बर्फ पिघलने से मौत के आंकड़े बढ़ने की आशंका ने लोगों को डरा दिया। चीन में कोरोना का सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट आ गया और पायलट और गहलोत की लड़ाई कांग्रेस कैसे सुलझाएगी। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब वो दिल्ली से खुद कार चलाकर उत्तराखंड के रुड़की में मौजूद अपने घर जा रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराती दिखाई दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची। ये साइड की जो रेलिंग्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसको तोड़ती हुई यहाँ आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको गाड़ी के कांच के टुकड़े भी नजर आएंगे। करीब 200 मीटर तक कार सड़क पर घिसटती रही और फिर उसमें आग लग गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और बीच सड़क पर जलती हुई कार को देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां हरियाणा रोडवेज की एक बस भी खड़ी थी। इसके अलावा वहां 2 बाइक सवार भी मौजूद थे, जिन्होंने फौरन चलती हुई कार के शीशे तोड़कर ऋषभ पंत को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफी हो गए थे, तब उन्होंने निकाल दिया गाड़ी शीशा तोड़ के उनको। गाड़ी में उस समय आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। गाड़ी से ऋषभ पंत किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन वो बुरी तरह घायल थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में उनका चेहरा खून से सना दिखाई दिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में 2 लोग उन्हें जमीन से उठाने और संभालने की कोशिश करते नजर आए। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत बाल बाल बच गए, लेकिन वो बुरी तरह घबराए हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपना नाम बताया, जिसके बाद फौरन हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई और फिर एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए रुड़की के सक्षम अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ऋषभ पंत की हालत को देखते हुए फौरन उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोटें आईं। उनके सिर, पीठ, पैर और हाथ में चोट लगी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से उनकी हालत की जानकारी ली। हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं, सभी से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं। इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत देर रात दिल्ली से रुड़की जाने के लिए निकले थे और कार में उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन घर से करीब 10 किलोमीटर पहले झपकी आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान ऋषभ पंत की कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने आने की बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। लोगों का यह तक कहना है कि हादसे की वजह से वहां धमाके जैसी तेज आवाज हुई थी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। और जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़क पर कार से आग की भयानक लपटें उठती दिखी। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी। देखकर ऐसा लगा था जैसे कार हवा में उड़ रही हो। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और उनके जल्द मैदान में लौटने की कामना की। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत के घर वालों को इलाज के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। वहीं ऋषभ पंत की कार जिस जगह हादसे का शिकार बनी वहां अक्सर रात के वक्त हादसे होते हैं। न्यूज 18 पर इस हादसे की खबर दिखाए जाने के बाद रुड़की प्रशासन हरकत में आ गया और हादसे वाली जगह पर पीली पट्टी वाला एक साइन बोर्ड लगा दिया गया। जिस जगह ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई वहां हाईवे पर एक कर्व है, यानी हाईवे वहां से मुड़ता है। इसीलिए अक्सर रात के वक्त ये मोड़ परेशानी की वजह बनता है, खासतौर पर तब जब कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो। आज प्रशासन ने न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एक ऐसा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया है। माना जा रहा है कि ये मामूली सा साइन बोर्ड गाड़ी चला रहे लोगों की मदद कर पाएगा, जिससे हादसों में कमी आएगी। उधर पिछले हफ्ते अमेरिका में आया बर्फीला तूफान भले ही खत्म हो गया हो, मगर वहां बने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं और बर्फीले तूफान के आने के बाद से अमेरिका में कई लोग लापता भी हैं। ऐसे में डर यह है कि बर्फ के ढेर के नीचे वो लापता लोग दफन हो सकते हैं। यानी अमेरिका में जमा बर्फ का ये अंबार वो कब्रिस्तान है जो जाने कितने लोगों के शवों के ऊपर बैठा है।
अमेरिका में तापमान अब बढ़ने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि बर्फ जब पिघलेगी तो उसके नीचे से शव ही शव निकलेंगे। सामने आई एक तस्वीर से ये आशंका पुख्ता भी होती दिखी, क्योंकि वहां एक कार कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आई। अमेरिका में बर्फीला तूफान इतनी बर्फ उड़ेल कर गया है कि उसका ढेर हटाए नहीं हट रहा। वहां के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर में बर्फ का ढेर देखकर तो ऐसा लगा जैसे सामने बर्फ की फैक्ट्री हो, जहां थोक के भाव में बर्फ बनाई गई हो। और जब तक वो बर्फ हटेगी तब तक उसके नीचे दबे लोगों के बचने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। यानी 60 के पार जा चुका मरने वाले लोगों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच भी अमेरिका से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें लोग जमकर लूटपाट करते दिखे। मतलब खराब मौसम का जमकर फायदा उठाया गया। तस्वीरों में होश उड़ा देने वाली लूट होती नजर आई। दरवाजों का कांच तोड़कर दुकानें लूटी गईं। ऐसा कोहराम मचाया गया कि सुपरमार्केट में सब कुछ तहस नहस दिखा। शेल्फ के शेल्फ खाली हो गए। लोग थैले भर भर कर सरेआम लूटा हुआ सामान लेकर चलते बने और कोई रोकने टोकने वाला तक नहीं। इधर हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि संदीप सिंह ने अपने ऑफिस के केबिन में उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। हालांकि संदीप सिंह ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कोच ने इस मामले में चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की मांग भी की। उधर इजरायल और अमेरिका को धमकी देने के साथ ही ईरान ने समंदर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। ये समंदर का वो रास्ता है जहां ईरान और अमेरिका भिड़ते रहते हैं। और अब ईरान ने अमेरिका और इजरायल को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसी जगह को चुना है। ईरान इन दिनों इजरायल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इसी वजह से उसने एक साथ अपनी सेना के तीनों अंगों को मिलिट्री ड्रिल में उतार दिया। यानी वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों पर जंग की तैयारी दिखाना चाहता है। ईरान की इस ड्रिल में उसके घातक ड्रोन भी शामिल हुए, जो जासूसी करने के साथ ही दुश्मन को तबाह भी कर देते हैं। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी खतरनाक पनडुब्बियों का दम भी अमेरिका और इजरायल को दिखाया। इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि अमेरिका से उसका कई बार यहां आमना सामना हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पानी का करीब 95 किलोमीटर चौड़ा वो रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके आसपास कुवैत, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देश मौजूद हैं, जो दुनिया भर में कच्चा तेल भेजते हैं। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जितनी सप्लाई होती है, उसका 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसी वजह से ईरान हर साल समंदर के इस हिस्से में अपनी सेना की ताकत की नुमाइश करके दुश्मन देशों को चेतावनी देता है। लेकिन इस बार वो जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वो पहले के सैन्य अभ्यास से कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस ड्रिल से पहले उसने न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका को भी धमकी दी। ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए कह दिया कि वो उस पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजरायल के साथ अमेरिका की भी ईंट से ईंट बजा देगा। और अपनी चेतावनी पर मोहर लगाने के लिए ईरान ने ड्रिल में अपनी खूंखार मिसाइल जुल्फकार को शामिल किया। ईरान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक वार करके किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। साथ ही उसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो तबाही तय है। लेकिन सिर्फ ईरान ही इजरायल और अमेरिका को अपना दम नहीं दिखा रहा, बल्कि इजरायल भी ईरान को धूल चटाने के लिए तैयारियों में जुट गया। यहां तक कि उसने अपनी वायुसेना के ट्रेनिंग ले रहे पायलटों को भी तैयार रहने के लिए कह दिया, ताकि जब ईरान पर हमले का आदेश मिले वो भी लड़ाकू विमानों को उड़ाकर धावा बोल सकें। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्री ने एक एयरबेस का दौरा किया और उन्होंने वहां ट्रेनिंग ले रहे पायलटों को तैयार रहने को कहा। उनके मुताबिक 2 से 3 साल में उन पायलटों को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्री ने ट्रेनिंग ले रहे पायलटों को बताया कि इजरायल अभी से उस हमले की तैयारी में जुट गया है, जो ईरान के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और उसके लिए खतरा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इजरायल की गद्दी संभालते ही बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे खुली धमकी दे दी। उन्होंने चेतावनी दी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करके ही दम लेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके तुरंत बाद उन्होंने ईरान को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि उनका सबसे बड़ा मिशन ही ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। अपने दुश्मन ईरान को चेतावनी देते हुए उन्होंने 2015 में ईरान से परमाणु समझौता करने वाले देशों को भी फटकार लगाई। नेतन्याहू ने साफ कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने मिलकर सोने की परत में लपेटकर ईरान को परमाणु बम सौंप दिया।
उन्होंने 2015 में हुए उस समझौते को एक बड़ी भूल करार दिया और आरोप लगाया कि उसी की वजह से ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच गया, जिसने अब न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि इजराइल के साथ इन दोनों देशों का भी ईरान से तनाव बढ़ता जा रहा है। और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उसके निशाने पर ये तीनों देश ही होंगे, जिनमें पहला नंबर इजराइल का होगा, क्योंकि ईरान इजराइल को फूटी आंख नहीं सुहाता। वो कई बार उसे मिटाने की धमकी दे चुका है। इसी वजह से नेतन्याहू ने अपने दूसरे मिशन के बारे में भी बताया। उनका दूसरा मिशन अपनी सेना को ताकतवर बनाना है ताकि वो ईरान का मुकाबला कर सके और साथ ही जरूरत पड़ने पर ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकाने को तबाह भी कर सके। हालांकि नेतन्याहू ने जिस तरह खुली धमकी दी, माना जा रहा है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, यानी आने वाले दिनों में दोनों के बीच जंग छिड़ने की नौबत भी आ सकती है। इधर म्यांमार में बड़े पदों पर रही और नोबेल पुरस्कार विजेता ऑंग सान सूची को 7 साल की सजा सुनाई गई। म्यांमार की सैन्य अदालत ने ऑंग सान सूची को भ्रष्टाचार समेत 5 मामलों में दोषी पाया और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। ऑंग सान सूची भ्रष्टाचार समेत 5 मामलों में पिछले 18 महीनों से ट्रायल पर थीं और कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में दोषी पाया। ऑंग सान सूची पहले से ही जेल में कई मामलों में सजा काट रही हैं। ऐसे में 7 साल की नई सजा मिलने के बाद उन्हें जेल में अब 33 साल बिताने होंगे। उधर यूक्रेन पर 120 मिसाइलें बरसाने के एक रोज बाद ही रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि राजधानी कीव पर हमले के लिए रूसी सेना ने एक साथ 16 आत्मघाती ड्रोन भेजे ताकि वो कीव के अलग अलग हिस्सों में गिरें और उनमें भरा बारूद फटकर वहां तबाही मचा दे। रूस की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन ने तो अपना काम कर दिया और कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की ओर से भेजे गए 16 आत्मघाती ड्रोन में 7 को मार गिराया गया है। यूक्रेन के मुताबिक 2 ड्रोन तो कीव में घुसने से पहले ही ढेर कर दिए गए, जबकि 5 ड्रोन को शहर में घुसने पर नाकाम किया गया। इस हमले से एक रोज पहले ही यूक्रेन पर 120 मिसाइलों से वार किया गया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि मिसाइल हमले में कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया था। इस बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारने से चूके पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक ने गुस्से में मैदान पर रखी कुर्सी तोड़ दी। उन्होंने 206 गेंदों में 96 रन बनाए, लेकिन वो न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोढ़ी की गेंद पर स्टंप आउट हो गए, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए उन्होंने एक कुर्सी पर अपना बैट मारा और फिर अंदर जाकर उसे हवा में फेंक दिया। उनके इस तरह से गुस्से में तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर पुतिन के दोस्त सर्बिया के साथ चल रही हाई टेंशन के बीच कोसोवो ने ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की रातों की नींद उड़ गई। कोसोवो के उप प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कोसोवो पर हमला करवाने के लिए रूस सर्बिया को सिर्फ भड़का ही नहीं रहा, बल्कि चोरी छिपे उसकी मदद भी कर रहा है। पैसों से लेकर शराब तक पुतिन के इशारे पर हर चीज सर्बिया के सैनिकों को दी जा रही है। मतलब कोसोवो ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि उसके सर्बिया से चल रहे तनाव की जड़ में पुतिन है। कोसोवो ने दावा किया कि रूस की एक संस्था सर्बिया की सेना को पैसे और शराब देकर लड़ने के लिए तैयार कर रही है। यही वजह है कि सर्बिया की सेना रात में कोसोवो पर हमला करती है। कहा गया कि पुतिन सर्बिया और कोसोवो की आग में इसलिए घी डाल रहे हैं ताकि अमेरिका और उसके साथियों को सर्बिया और कोसोवो के फसाद में फंसाकर खुद यूक्रेन की जंग पर फोकस कर सकें। और रूस इससे पहले यह कह भी चुका है कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। ऐसे में कोसोवो के दावे ने पूरे यूरोप के कान खड़े कर दिए, क्योंकि कोसोवो का बयान तब सामने आया जब उसकी और सर्बिया की लड़ाई शांत होती दिख रही थी। अब इसका एक ही मतलब है कि सर्बिया के पीछे हटने का ऐलान अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की आंखों में धूल झोंकने का पैंतरा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मनाने पर 2 दिन पहले ही सर्बिया ने ऐलान किया था कि उत्तरी कोसोवो में 19 दिन से हंगामा कर रहे सर्ब समुदाय के प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटा लेंगे। वहीं सर्ब समुदाय के जिस पूर्व पुलिस कर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तरी कोसोवो के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसे भी कोसोवो ने हिरासत से रिहा करके घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। दोनों देशों के मन में अब भी दुश्मनी कूट कूट कर भरी है। इधर पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए हुआ कार्यक्रम विवाद की वजह बन गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस कदर भड़क गई कि वो मंच पर भी नहीं गई, जबकि पुलिस के अधिकारी और कई नेता उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहे। कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए मंच के साथ कुछ कुर्सियां लगाई गई थी। ममता बनर्जी उन्हीं कुर्सियों पर बैठ गईं और मंच पर नहीं गईं। उनका गुस्सा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही नारेबाजी पर था। बड़ी संख्या में आए बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते रहे। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को सियासी शिष्टाचार तक नहीं आता। राजनीतिक शिष्टाचार, पॉलिटिकल डिसेंसी, पॉलिटिकल सम्मान, ये सब चीज बीजेपी का डिक्शनरी में है ही नहीं। हावड़ा स्टेशन पर हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे।
इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें उसने बताया कि अमेरिका की वायुसेना का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच केवल 20 फीट की दूरी रह गई थी। ये घटना अमेरिका ने 21 दिसंबर की बताई। पेंटागन ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टला। अमेरिका ने आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इस पर साफ है। इस घटना के बाद अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी दी गई कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की सेना के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान ने न सिर्फ अमेरिका के विमान का पीछा किया, बल्कि उसके बेहद करीब से होकर भी गुजरा। ऐसे में अमेरिका ने उस J-11 जेट के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि चीन की यह हरकत बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, जो किसी तरह टल गया। हालांकि इस मामले पर चीन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। उधर यूके में 1 जनवरी से नए सिक्के जारी किए जाएंगे, जिन पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी, और बताया गया कि नए सिक्कों के उस हिस्से पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी जहां पहले महारानी एलिजाबेथ की हुआ करती थी। ब्रिटेन की टकसाल रॉयल मिंट ने किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए सिक्कों की जानकारी दी। रॉयल मिंट के CEO ने बताया कि नए साल से ब्रिटेन के सभी नए सिक्कों पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर नजर आएगी। इस बीच बेलारूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को मार गिराया। यह दावा बेलारूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि एक दिन पहले उसके ब्रेस्ट इलाके में यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को बेलारूस की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन के बॉर्डर से ब्रेस्ट महज 15 किलोमीटर दूर है। यही वजह रही कि बेलारूस के दावे के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि यूक्रेन ने युद्ध में रूस का साथ देने वाले देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल बेलारूस की तरफ तब आई जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हालांकि बाद में ब्रेस्ट इलाके में सेना के एक सीनियर अधिकारी ने वहां के लोगों को तसल्ली दी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने इस घटना की तुलना नवंबर में पोलैंड में गिरी 2 मिसाइलों से कर दी, क्योंकि 15 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर मिसाइलें दागी थी। तब 2 मिसाइलें पोलैंड में जाकर गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पहले तो ये दावा किया गया कि रूस की ओर से ये मिसाइल पहले पोलैंड में दागी गई, लेकिन बाद में रूस को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि बेलारूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन की इस S-300 मिसाइल से कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा है कि जिस जगह मिसाइल के टुकड़े गिरे थे वहां से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया। उन्हीं की जांच के बाद पता चला कि ये टुकड़े यूक्रेन की S-300 मिसाइल के हैं। इधर कर्नाटक के रामनगर में भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होगा। फैसले की घोषणा अगले साल पेश होने वाले राज्य के बजट में होगी, जिसकी जानकारी कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण CN ने दी। उन्होंने CM बसवराज बोम्मई से रामनगर के रामदेवरा बेट्टा में राम मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। माना जाता है कि वनवास के दौरान रामदेवरा बेट्टा में राम रुके थे। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैनिकों पर हुए हमले का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। यह हमला 25 दिसंबर को वहां के कोलू जिले में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 6 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ पाकिस्तानी फौजी एक गाड़ी पर सवार होकर कोहलू जिले की सड़क से गुजर रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद इलाके में धुआं छा गया, लेकिन जब वो छटा तो दिखा कि इस बम धमाके में उन पाकिस्तानी सैनिकों का नामो निशान मिट गया। पिछले महीने 28 नवंबर को TTP ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी तक दी थी। इधर पुणे में खसरे के 10 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। खसरे से संक्रमित सभी 10 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन सभी 10 बच्चों की हालत स्थिर बताई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुणे के 4 इलाकों में खसरा सबसे ज्यादा फैला, जिनमें बिब्बेवाड़ी, भवानीपेट, वानवड़ी और हड़पसर शामिल हैं। उधर ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उसी के इलाज के लिए वो साओ paulo के एल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी मौत के बाद उनकी बेटी ने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी। हालांकि डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती पेले की हालत में सुधार का दावा किया था, लेकिन कैंसर की वजह से उनके लिवर और किडनी के बुरी तरह डैमेज होने की भी खबर थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उनकी खास देखभाल की नसीहत परिवार को दी थी। ब्राजील को फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले पेले को दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में एक माना जाता है।
यही वजह है कि पेले के निधन से न सिर्फ ब्राजील बल्कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की आंखें नम हो गई। ब्राजील में तो पेले के निधन की खबर सुनते ही मातम छा गया और वहां की सरकार ने पेले के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। वहीं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो ने पेले की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें करोड़ों लोगों का हीरो बताया। उनके अलावा अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने भी पेले की एक तस्वीर ट्वीट की और उन्हें अलविदा कहा। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान खान के एक करीबी जनरल ने वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जासूसी करवाई। कहा गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ जनरल फैज ने इमरान खान तक कई अहम जानकारियां पहुंचाई, जिसके लिए उन्होंने अपने करीबी सैन्य अधिकारी मेजर अरसलान की मदद ली। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक मेजर अरसलान ने जनरल फैज के कहने पर ही शहबाज शरीफ की जासूसी की, जिसके लिए वो अपने खुफिया फोन का इस्तेमाल करते थे और शहबाज शरीफ की बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर उसे जनरल फैज को भेज देते थे। कहा जा रहा है कि इसके बाद जनरल फैज उन ऑडियो क्लिप को इमरान खान तक भेज देते थे और इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब इमरान खान को भेजी गई ऑडियो क्लिप में एक क्लिप लीक हो गई, जिसके बाद ISI ने जब इसकी जांच करवाई तब मेजर अरसलान की हकीकत सबके सामने आ गई। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बाद में मेजर अरसलान को हिरासत में ले लिया और जब उनसे कड़ी पूछताछ की गई तब इस साजिश का पता चल गया। बताया गया कि इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दफ्तर के कई कर्मचारी भी फंसे हैं। हालांकि खबर है कि जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने के बाद उन्हें पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बचा लिया था। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जीवन ज्योति मेडिकल कॉलेज के सामने कई छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने 99% छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया, जिससे गुस्साए छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और उस मेडिकल कॉलेज के सामने बैठकर जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हटाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और हंगामा करते रहे। इस बीच पुलिस के जवानों की कुछ छात्रों के साथ झड़प भी हुई। 40 बच्चों का बैच होता है, उसमें से 5 बच्चे पास हुए और बाकी के सारे बच्चे फेल हैं। इसके साथ ही छात्रों ने कॉलेज में पढ़ाई का भी मुद्दा उठाया और साथ ही आरोप लगाया कि उनके कॉलेज में पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के लगाए आरोपों को खारिज कर दिया। जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने धमकी दे दी कि जब तक उन्हें पास नहीं किया जाएगा वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि बाद में पुलिस के कई बार समझाने पर प्रदर्शनकारी शांत हो गए। छात्र संतुष्ट हैं, अब ये कह रहे हैं ठीक है आप हमारी फीस जमा कर दीजिए, हम जमा कर देंगे। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने फेल हुए छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने का भरोसा दिया। उधर खबर है कि अमेरिका अपनी सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेज सकता है। कहा जा रहा है कि इस बख्तरबंद गाड़ी के यूक्रेन पहुंचने के बाद जेलेंस्की की सेना की रूस से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए अमेरिका अपनी दमदार बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली को यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहा है। खबर है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के अधिकारियों से संपर्क में है ताकि उसे ये पता चलता रहे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की जरूरतें क्या हैं। हाल ही में यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से टैंकों, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों, बख्तरबंद गाड़ियों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। कहा जा रहा है कि इसी के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी बख्तरबंद गाड़ी ब्रैडली देने पर विचार किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है और ना ही ये तय किया गया है कि अगर ये बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन भेजी गई तो इसकी डिलीवरी यूक्रेन को कब तक होगी, और नहीं अमेरिका ने यह फैसला लिया है कि कितनी ब्रैडली उसे यूक्रेन भेजनी है। मतलब ये कि अभी अमेरिका इस बख्तरबंद गाड़ी को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रहा है और माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को यह मिल गई तो रूसी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि ब्रैडली की गिनती अमेरिका की सबसे दमदार बख्तरबंद गाड़ियों में होती है, जो 25 mm की बंदूक और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होकर दुश्मन की तरफ बढ़ती है और उसमें लगे GPS की मदद से दुश्मन पर सटीक निशाना साधना आसान हो जाता है। यही वजह है कि बाइडेन सरकार रूस के खिलाफ ब्रैडली को जंग के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है, ताकि यूक्रेन की सेना को रूस से लड़ने में मजबूती मिल सके। इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल टनल के पास फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि भारी बर्फबारी की वजह से वहां 300 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस के जवान वहां पहुंच गए। करीब 8 घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी गाड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों से बर्फबारी के दौरान ऊंचे इलाकों पर न जाने की अपील की। उधर रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया में हुए एक सड़क हादसे में 4 भारतीय मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। बताया गया कि यह हादसा कार का संतुलन बिगड़ने से हुआ, जिससे वो कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि उसमें बैठे मेडिकल के चारों छात्रों ने वहीं दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इधर खबर है कि उत्तर कोरिया से बढ़े तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास किया। बताया गया कि यह मिलिट्री ड्रिल उसकी सीमा में उत्तर कोरिया के ड्रोन के घुसपैठ करने के बाद हुई, ताकि आगे से किम जोंग उन अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब न हो पाएं।
इसी हफ्ते उत्तर कोरिया के ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया। खबर है कि ड्रोन की घुसपैठ से 3 दिन पहले किम ने अपनी ताकत दिखाते हुए कम दूरी की 2 मिसाइलें भी दागी थी, जिसके बाद से ही दक्षिण कोरिया सतर्क हो गया था। लेकिन जब इसके बावजूद उसकी हवाई सीमा में उत्तर कोरिया के ड्रोन घुस आए तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सेना पहले ही तैयार थी। बताया गया कि 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तर कोरिया ने ड्रोन के जरिए दक्षिण कोरिया की सीमा में घुसपैठ की, क्योंकि इससे पहले किम मिसाइलें दागकर ही आंखें दिखाते रहे हैं। खबर है कि ड्रोन की घुसपैठ के बाद ही दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया। बताया गया कि किम की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास किया। यही नहीं, दुश्मन के ड्रोन को कैसे हवा में ढेर किया जाए इसकी भी ट्रेनिंग ली। दावा है कि उत्तर कोरिया से बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण कोरिया अपने F-15K लड़ाकू विमानों को और ज्यादा घातक बनाने की तैयारी में जुट गया। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक योग कैंप की आड़ में प्रतिबंधित संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कम उम्र के लड़कों को बरगलाकर लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके लिए PFI ने केरल में ट्रेनिंग कैंप तक खोल रखे थे। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उन्हीं कैंपों में कम उम्र के लड़कों को कत्ल करना सिखाया जाता था। PFI की इस खतरनाक साजिश का पता तब चला जब एक रोज पहले NIA की एक टीम ने केरल के एक इलाके में मौजूद 7 घरों पर छापा मारा, जहां से हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के कई वीडियो मिले। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक PFI दूसरे राज्यों में इस तरह के कैंप योग सेंटर के नाम पर चला रहा था, जिसे हिट स्क्वाड का नाम दिया गया था। यही नहीं, न्यूज 18 के पास NIA की अगस्त में दर्ज की गई FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि PFI इस मॉड्यूल को किस तरह पूरे देश में फैलाने की तैयारी में था। और उस मॉड्यूल में शामिल कम उम्र के लड़कों को ट्रेनिंग कैंपों में धारदार हथियार चलाने के साथ लोगों की हत्या करना सिखाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक PFI केरल समेत कई दूसरे राज्यों में योग सेंटर की आड़ में इस हिट स्क्वाड को चला रहा था, जिसमें ट्रेनिंग लेने वाले लड़के दोहरी जिंदगी जीते थे। मतलब ये कि बाहरी दुनिया के लिए तो वो आम लोगों की तरह ही रहते थे, लेकिन वो हर वक्त किसी की नजर में आए बिना देश में गड़बड़ी फैलाने की ताक में रहते थे। इस साल अब तक सबसे ज्यादा बार PFI के ऊपर कार्रवाई हुई है और इसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बाकायदा उन्होंने आर्म ट्रेनिंग के लिए एक संस्थान तैयार किया था। सुरक्षा एजेंसी NIA ने PFI के इस हिट स्क्वाड मॉड्यूल का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन संकेत ये भी मिले हैं कि PFI ने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए इसी तरीके के कई दूसरे मॉड्यूल भी बना रखे हैं। इधर दिल्ली में 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस बात की जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी और बताया कि नए साल के मौके पर जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। हालांकि इस मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए एंट्री गेट खुले रहेंगे। उधर अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जनरल बेन हॉजिस का दावा है कि जेलेंस्की ने रूसी सेना पर फाइनल अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। उनके मुताबिक नए साल की शुरुआत में पुतिन की सेना को कई इलाकों में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जेलेंस्की ने अपने कई शहरों से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए बड़ी तैयारी की है। अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी जनरल बेन हॉजिस के मुताबिक नए साल में यूक्रेन के सैनिक फाइनल अटैक करेंगे, जिससे वो इलाके भी पुतिन के हाथों से निकल जाएंगे जिन पर 2014 से ही उनका कब्जा है। दावा है कि जेलेंस्की की सेना के जोरदार पलटवार से जल्द ही पुतिन की सेना क्राइमिया छोड़कर भाग जाएगी। क्राइमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया था और तभी से ये दोनों देशों के बीच दुश्मनी की बड़ी वजह बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी बेन हॉजिस का मानना है कि खैरसोन के साथ कई इलाकों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद यूक्रेन मजबूत स्थिति में है और उसे रूसी सेना को दूसरे इलाकों से भी भगाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही बेन हॉजिस ने इसकी वजह भी बताई। उनके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के पलटवार से घबराकर इस युद्ध को जल्द खत्म करना चाहती है। उन्होंने पुतिन के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें रूसी राष्ट्रपति ने जंग खत्म करने के लिए जेलेंस्की से बातचीत की पेशकश की थी। हालांकि पुतिन की पेशकश को जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल को वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके साथ ही बंगाल को पहली और देश को 7वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की तुलना युवा भारत से की। भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। इस बीच पाकिस्तान की जेल में अफगानिस्तान के बच्चों के बंद होने की खबर से हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया गया कि यह तस्वीर अफगानिस्तान के उन बच्चों की है जो इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।
जिस पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की आलोचना शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1200 अफगानी नागरिकों को पकड़ा जो पाकिस्तान में चोरी छिपे रह रहे थे। इन्हें सजा पूरी होने के बाद वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। उधर रूस के पूर्व कमांडर अलेक्सी मास्लव की अचानक मौत होने पर शक की सुई पुतिन की तरफ घूम गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मारे गए कमांडर के यूक्रेन की फौज के अधिकारियों से अच्छे संबंध थे और इसी वजह से उनकी अचानक हुई मौत पर सवाल खड़े हो गए। खबर तो ये भी है कि पुतिन अलेक्सी मास्लव से मिलने जाने वाले थे, लेकिन ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया और उसके अगले ही दिन रूस के पूर्व कमांडर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि उनके करीबियों ने दावा किया कि एक दिन पहले तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे। बताया गया कि मास्लव को इस जंग में उस कारखाने की जिम्मेदारी दी गई थी जिसका काम ज्यादा से ज्यादा टैंक बनाना था। दावा है कि वो इसमें नाकाम रहे और इसी वजह से पुतिन उनसे नाराज चल रहे थे। इधर दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में एक सफाई कर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आरोप है कि लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग उस सफाई कर्मी को पीटते दिखाई दिए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के साथ कई कार्यकर्ता भी अभय वर्मा के घर के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। उसकी लड़ाई को हम हटने नहीं देंगे, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर भी दिखाई दिए जिनके जरिए उन लोगों ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की। बताया गया कि उस इलाके में मौजूद सार्वजनिक शौचालय को खुलवाने के मुद्दे पर यह हमला हुआ और आम आदमी पार्टी का तो यह भी आरोप है कि उस सफाई कर्मी के साथ मारपीट और गाली गलौज भी की गई। लेकिन बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं, वो लोग मेरे इमेज को खराब करना चाहते हैं। इसके साथ ही अभय वर्मा ने मारपीट का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस करने की भी बात कही। उधर अमेरिका और रूस बांग्लादेश के सियासी मामले पर भिड़ गए और वहां बने दोनों देशों के दूतावासों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता करीब 9 साल से गायब हैं और रूस और अमेरिका इसी मुद्दे पर लड़ पड़े क्योंकि अमेरिका ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला माना और बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लापता नेता के घर का दौरा किया क्योंकि आरोप है कि 2013 में बीएनपी के इस बड़े नेता को जबरदस्ती गायब करवाया गया था। 2013 में जिस समय यह घटना हुई थी तब से अब तक वहां शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की सरकार है, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बीएनपी ने प्रदर्शन भी किए। लेकिन ये मामला बांग्लादेश का अंदरूनी सियासी मामला ही माना जाता रहा। लेकिन अमेरिका के इस मामले में कूदते ही पूरा रंग बदल गया क्योंकि अमेरिकी राजदूत ने केवल बांग्लादेश में नहीं बल्कि अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत के सामने भी यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद रूस भी इस मामले में कूद पड़ा क्योंकि 14 दिसंबर को अमेरिकी दूतावास ने कहा कि वो मानवाधिकार के हनन के सभी मामलों को गंभीरता से लेता है। जिसके बाद 20 दिसंबर को बांग्लादेश में रूस के राजदूत ने बयान दिया कि बांग्लादेश जैसा देश किसी और देश के निर्देश के मुताबिक नहीं बल्कि अपने हिसाब से आंतरिक नीति तय करता है। रूस ने जैसे ही ये बोला, अमेरिका इस मामले में यूक्रेन को घसीट लाया और रूस से पूछा कि क्या ये बात यूक्रेन पर भी लागू होती है। साफ है कि अमेरिका का इशारा यूक्रेन में चल रही भीषण जंग की ओर था, यानी बांग्लादेश के बहाने दोनों महाशक्तियां फिर टकरा गईं। रूस ने एक बार फिर कहा कि अमेरिका जबरदस्ती किसी देश के घरेलू मुद्दे में नाक घुसा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन के मुद्दे को रूस का घरेलू मामला मानता है और अमेरिका के इस मामले में बोलने के खिलाफ है। इस बीच उत्तराखंड में 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और ढाबे खुले रहेंगे। नए साल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यह फैसला लागू किया, जिसके मुताबिक होटल के अलावा रेस्टोरेंट, ढाबे और चाय की दुकानों समेत दूसरी खाने की दुकानें भी खुली रहेंगी। राज्य में आने वाले पर्यटकों को 2 जनवरी तक 24 घंटे ये सुविधा मिलेगी। इससे पहले हिमाचल सरकार ने भी 2 जनवरी तक 24 घंटे होटल और खाने की दुकानों को खोलने का फैसला लिया था। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में विजिलेंस के रडार पर आ गए। उनके खिलाफ राजविंदर सिंह नाम के आदमी ने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत की थी, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर आरोप है कि उन्होंने थीम पार्क के उद्घाटन के खर्च में बेटे की शादी का खर्च भी जोड़ दिया, जो करीब 1.5 करोड़ था। आरोप है कि चमकौर साहब में बने थीम पार्क के टेंडर देने में भी नियमों को तोड़ा गया। चन्नी चमकौर साहब से विधायक रह चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह दावा कर दिया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के करीब 10,000 आतंकी मौजूद हैं। मतलब यह कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान खुद टीटीपी से खौफ खा रहा है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान के शहरों पर हमला न बोल दें। असल में टीटीपी को पाकिस्तान का तालिबान भी कहा जाता है।
जिसके साथ पिछले महीने की 28 तारीख को पाकिस्तान की सरकार ने संघर्ष विराम का समझौता तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 7 से 10,000 आतंकी मौजूद हैं, जो अपने आका के एक इशारे पर पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचा सकते हैं। राना सनाउल्लाह का डर जायज भी है, क्योंकि इसी महीने की 23 तारीख को टीटीपी के आतंकी ने इस्लामाबाद में घुसकर आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि 2014 के बाद ये पहली बार है जब आतंकी इस्लामाबाद में धमाका करने में कामयाब हुए हैं। ऊपर से गृह मंत्री राना सनाउल्लाह के इस दावे ने वहां हड़कंप मचा दिया। उनका यह भी कहना है कि टीटीपी के आतंकियों के साथ उनके परिवार के करीब 25,000 सदस्य भी वहां मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर लोगों से जबरन वसूली तक कर रहे हैं। बॉर्डर पर आतंकियों के इकट्ठा होने के लिए सनाउल्लाह ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नाकामी की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी का गढ़ बना हुआ है। उधर खबर है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज कराने का प्रस्ताव दिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार टेस्ट सीरीज 2007 में खेली थी, जिसके बाद से दोनों के बीच एक बार भी सीरीज नहीं हुई। हालांकि दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ कई बार भिड़ चुकी हैं। असल में T20 विश्व कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारी संख्या में दर्शक मैच देखने पहुंचे थे, जिसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज कराने का प्रस्ताव रखा। इधर बीजेपी ने बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन को 6 साल से पार्टी के लिए सस्पेंड कर दिया। उन पर यह कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में हुई, क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन कई बार पार्टी की लाइन से हटकर बयान दे चुके थे। बीजेपी के मुताबिक उन्हें कई बार ऐसा न करने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। राजीव रंजन ने नीतीश कुमार के उस फैसले को भी सही ठहराया जिसमें जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा न देने की बात कही गई थी। उधर ताइवान के मुद्दे में दखल देने के लिए चीन ने एक बार फिर अमेरिका को आड़े हाथ लिया। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, पर यह जरूर कहा गया कि अगर कोई चीन के हिस्सों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीन का आरोप है कि अमेरिका लगातार ताइवान को उकसाकर उसे चीन के खिलाफ भड़काने की कोशिश में लगा है। उसे हथियारों की मदद मुहैया कराने के साथ ही अमेरिका ने वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास भी बढ़ा दिए, जिसे चीन अपने खिलाफ चुनौती के तौर पर देखता है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के अलावा चीन ने जापान पर भी निशाना साधा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने जापान को नसीहत दी कि उसे ताइवान की स्थिति का फायदा उठाते हुए पड़ोसियों से रिश्ते नहीं बिगाड़ने चाहिए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इधर टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को तीसरी बार गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुजरात पुलिस की ओर से उन्हें सिर्फ छापेमारी की जानकारी दी गई, गिरफ्तारी की नहीं। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी क्राउड फंडिंग के गलत इस्तेमाल के आरोप में हुई। इससे पहले मोरबी हादसे पर पीएम मोदी को लेकर गलत खबर फैलाने के आरोप में 2 बार उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस बीच स्पिनर राशिद खान को अफगानिस्तान की T20 टीम का नया कप्तान बना दिया गया। वो मोहम्मद नबी की जगह लेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद नबी ने कप्तानी छोड़ दी थी। और कई दिनों तक चले मंथन के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को T20 टीम की कमान सौंप दी। उधर रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख और पुतिन के वफादार कमांडर रमजान कादिरव अब चेचनिया से पूरे रूस में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का अपना साम्राज्य फैलाने की तैयारी में है। खबर है कि वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली रूस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खरीदने जा रहे हैं। और अगर ये डील हो गई तो रमजान कादिरव की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन ACA यानी एब्सोल्यूट चैंपियनशिप अखमत मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कराने वाली रूस की सबसे बड़ी संस्था बन जाएगी। इससे कादिरव का रूस में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक छत्र राज हो जाएगा। रमजान कादिरव मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बड़े फैन हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ दिखना आम है और वो कई बार प्रोफेशनल फाइटरों को पटककर अपना हुनर भी दिखा चुके हैं। कहा जाता है कि कादिरव के फाइट क्लबों में खूंखार फाइटर तैयार किए जाते हैं। उनके सिर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ऐसा भूत सवार है कि 2016 में वो 12 साल से भी छोटे बच्चों की फाइट करवाकर पूरी दुनिया के निशाने पर आ गए थे। इधर बिहार के बोधगया में संदिग्ध चीनी महिला को पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से हिरासत में ले लिया। एक रोज पहले ही बिहार पुलिस ने उसका स्केच जारी किया था और ये शक जताया था कि सोंग श्योलेन नाम की ये महिला दलाई लामा की जासूसी कर रही है। लेकिन पुलिस की जांच में सिर्फ वीजा नियमों के उल्लंघन की बात ही सामने आई है। नियमों के मुताबिक कोई भी शख्स भारत में एक बार में 90 दिन ही रह सकता है, जबकि ये महिला जनवरी 2020 से हिमाचल के धर्मशाला में रह रही थी। उधर बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई। वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया।
और बताया कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, रामबन और कारगिल में अगले 24 घंटे में बर्फीला तूफान आ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई कि वो ऊंची चोटियों पर जाने से बचें। सड़क पे बर्फ है और अभी यहाँ पे हर किसी टूरिस्ट को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बर्फबारी की कुछ तस्वीरें श्रीनगर से भी सामने आई, जहां पेड़, सड़कें और कई गाड़ियां बर्फ में ढके दिखे। कुछ इसी तरह के हालात पटनीटॉप में भी देखे गए। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। इस बीच रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 एलिगेटर को तबाह करने का 10 महीने पुराना एक वीडियो सामने आया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग की शुरुआत में इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को पुतिन ने यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए तैनात किया था, जिसने यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया था। लेकिन अब 10 महीने बाद रूस के इस हेलीकॉप्टर के तबाह होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो सामने आया उसमें का-52 एलिगेटर लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन के एक खुले इलाके में खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसमें जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हेलीकॉप्टर से आग की भयानक लपटें उठती दिखी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग के दौरान रूस का यह हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसके बाद रूस ने खुद ही इसे धमाका कर बर्बाद कर दिया। इधर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों हत्या, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की एक टीम ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के नाम हीरा सिंह और लखमीर सिंह हैं। दोनों सगे भाई हैं और पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस को इनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान, पोलैंड और दूसरे देशों के वर्चुअल नंबर मिले। उधर खबर है कि जान जाने के डर से ईरान की खिलाड़ी सारा खादिम भागकर स्पेन पहुंच गई। उन्होंने कुछ दिन पहले शतरंज की एक चैंपियनशिप में बगैर हिजाब के हिस्सा लिया था और ईरान में जारी हिजाब आंदोलन का समर्थन करते हुए वहां की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्हें जान जाने का डर सताने लगा। यही वजह थी कि वो कजाकिस्तान में हुई चैंपियनशिप के खत्म होते ही ईरान लौटने के बजाय स्पेन चली गईं। इस बीच खबर है कि ईरान की पारंपरिक फौज और वायुसेना ने दर्शकों की वफादारी के बाद ईरान की सरकार का भरोसा जीत लिया। खबर है कि रूस से खरीदे गए ताकतवर सुखोई 35 फाइटर जेट ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं मिलेंगे, बल्कि ये तेज तर्रार फाइटर जेट ईरान की वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। ईरान में वायुसेना और थल सेना दशकों से मौजूद है, लेकिन 1979 के बाद इन दोनों सेनाओं के लिए बहुत कुछ बदल गया। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही एक नई सेना बनाई गई, जिसका नाम रखा गया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर। ईरान की नई हुकूमत को पुरानी फौज की वफादारी पर शक था, इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हर बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी। इराक और ईरान की लंबी जंग में फौज ने कई बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उनका दर्जा नहीं बदला। खबर है कि दशकों बाद ईरान की फौज वहां की सरकार का भरोसा जीत पाई है, इसीलिए रूस से खरीदे गए ताकतवर Su-35 फाइटर जेट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं, बल्कि वहां की वायुसेना को देने का फैसला हुआ है। उधर इटली के वेंटिनो में त्रेंटिनो के पास एक बर्फीले पहाड़ पर एक विमान फंस गया, जिसकी सूचना मिलते ही मदद के लिए फौरन रेस्क्यू टीम रवाना की गई, जिन्होंने विमान में सवार 3 लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि इंजन बंद होने की वजह से पायलट को इटली के त्रेंटिनो के पास बर्फीले पहाड़ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वहां बर्फ ज्यादा होने की वजह से विमान उसमें धंस गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान में सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए। इधर उत्तर प्रदेश के चंदौली से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अचानक एक ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हो गया। ये घटना ऑक्सीजन सिलेंडर को पिकअप वैन से उतारते वक्त हुई, तभी अचानक उसमें धमाका हो गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें एक अस्पताल के सामने एक पिकअप वैन खड़ी नजर आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसके पास एक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ईरान इन दिनों इजरायल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इसी वजह से उसने एक साथ अपनी सेना के तीनों अंगों को मिलिट्री ड्रिल में उतार दिया, यानी वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों पर जंग की तैयारी दिखाना चाहता है। ईरान की इस ड्रिल में उसके घातक ड्रोन भी शामिल हुए, जो जासूसी करने के साथ ही दुश्मन को तबाह भी कर देते हैं। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी खतरनाक पनडुब्बियों का दम भी अमेरिका और इजरायल को दिखाया। इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि अमेरिका से उसका कई बार यहां आमना सामना हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पानी का करीब 95 किलोमीटर चौड़ा वो रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके आसपास कुवैत, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देश मौजूद हैं, जो दुनिया भर में कच्चा तेल भेजते हैं। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जितनी सप्लाई होती है, उसका 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है।
इसी वजह से ईरान हर साल समंदर के इस हिस्से में अपनी सेना की ताकत की नुमाइश करके दुश्मन देशों को चेतावनी देता है। लेकिन इस बार वो जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वो पहले के सैन्य अभ्यास से कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस ड्रिल से पहले उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी धमकी दी। ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए कह दिया कि वो उस पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल के साथ अमेरिका की भी ईंट से ईंट बजा देगा। और अपनी चेतावनी पर मोहर लगाने के लिए ईरान ने ड्रिल में अपनी खूंखार मिसाइल जुल्फकार को शामिल किया। ईरान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक वार करके किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। साथ ही इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो तबाही तय है। 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत का दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब वो दिल्ली से खुद कार चलाकर उत्तराखंड के रुड़की में मौजूद अपने घर जा रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार मर्सिडीज कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुबह करीब 5:30 बजे ऋषभ पंत की कार डिवाइडर से टकराती दिखाई दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर पर बनी रेलिंग को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा पहुंची। ये साइड की जो रेलिंग्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसको तोड़ती हुई यहाँ आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर ये आपको गाड़ी के कांच के टुकड़े भी नजर आएंगे। करीब 200 मीटर तक कार सड़क पर घिसटती रही और फिर उसमें आग लग गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। और बीच सड़क पर जलती हुई कार को देखकर वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां हरियाणा रोडवेज की एक बस भी खड़ी थी। इसके अलावा वहां 2 बाइक सवार भी मौजूद थे, जिन्होंने फौरन चलती हुई कार के शीशे तोड़कर ऋषभ पंत को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। 2 बंदे बाइक वाले थे, फिर काफी हो गए थे, तब उन्होंने निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। गाड़ी में उस समय आग लगी हुई थी, गाड़ी में आग लगी हुई थी। गाड़ी से ऋषभ पंत किसी तरह बाहर तो आ गए, लेकिन वो बुरी तरह घायल थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में उनका चेहरा खून से सना दिखाई दिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में 2 लोग उन्हें जमीन से उठाने और संभालने की कोशिश करते नजर आए। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है, ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह। इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत बाल बाल बच गए, लेकिन वो बुरी तरह घबराए हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपना नाम बताया, जिसके बाद फौरन हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई और फिर एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए रुड़की के सक्षम अस्पताल ले जाया गया। लेकिन ऋषभ पंत की हालत को देखते हुए फौरन उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोटें आईं। उनके सिर, पीठ, पैर और हाथ में चोट लगी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से उनकी हालत की जानकारी ली। हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं, सभी से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं। इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। पुलिस के मुताबिक ऋषभ पंत देर रात दिल्ली से रुड़की जाने के लिए निकले थे और कार में उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन घर से करीब 10 किलोमीटर पहले झपकी आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान ऋषभ पंत की कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी मां को सरप्राइज देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने आने की बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मां से बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। लोगों का यह तक कहना है कि हादसे की वजह से वहां धमाके जैसी तेज आवाज हुई थी। ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फटा हो। और जब लोग घरों से बाहर निकले तो सड़क पर कार से आग की भयानक लपटें उठती दिखी। बताया गया कि हादसे के वक्त वहां जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक कार की रफ्तार बहुत तेज थी। देखकर ऐसा लगा था जैसे कार हवा में उड़ रही हो। फिलहाल ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। कई क्रिकेटरों ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया और उनके जल्द मैदान में लौटने की कामना की। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ऋषभ पंत के घर वालों को इलाज के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। वहीं ऋषभ पंत की कार जिस जगह हादसे का शिकार बनी वहां अक्सर रात के वक्त हादसे होते हैं। न्यूज़ 18 पर इस हादसे की खबर दिखाए जाने के बाद रुड़की प्रशासन हरकत में आ गया और हादसे वाली जगह पर पीली पट्टी वाला एक साइन बोर्ड लगा दिया गया। जिस जगह ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई वहां हाईवे पर एक कर्व है, यानी हाईवे वहां से मुड़ता है। इसीलिए अक्सर रात के वक्त ये मोड़ परेशानी की वजह बनता है, खासतौर पर तब जब कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो। आज प्रशासन ने न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एक ऐसा यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया है। माना जा रहा है कि ये मामूली सा साइन बोर्ड गाड़ी चला रहे लोगों की मदद कर पाएगा, जिससे हादसों में कमी आएगी।
उधर पिछले हफ्ते अमेरिका में आया बर्फीला तूफान भले ही खत्म हो गया हो, मगर वहां बने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं और बर्फीले तूफान के आने के बाद से अमेरिका में कई लोग लापता भी हैं। ऐसे में डर यह है कि बर्फ के ढेर के नीचे वो लापता लोग दफन हो सकते हैं। यानी अमेरिका में जमा बर्फ का ये अंबार वो कब्रिस्तान है जो जाने कितने लोगों के शवों के ऊपर बैठा है। अमेरिका में तापमान अब बढ़ने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि बर्फ जब पिघलेगी तो उसके नीचे से शव ही शव निकलेंगे। सामने आई एक तस्वीर से ये आशंका पुख्ता भी होती दिखी, क्योंकि वहां एक कार कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आई। अमेरिका में बर्फीला तूफान इतनी बर्फ उड़ेल कर गया है कि उसका ढेर हटाए नहीं हट रहा। वहां के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर में बर्फ का ढेर देखकर तो ऐसा लगा जैसे सामने बर्फ की फैक्ट्री हो, जहां थोक के भाव में बर्फ बनाई गई हो। और जब तक वो बर्फ हटेगी तब तक उसके नीचे दबे लोगों के बचने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। यानी 60 के पार जा चुका मरने वाले लोगों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच भी अमेरिका से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें लोग जमकर लूटपाट करते दिखे। मतलब खराब मौसम का जमकर फायदा उठाया गया। तस्वीरों में होश उड़ा देने वाली लूट होती नजर आई। दरवाजों का कांच तोड़कर दुकानें लूटी गईं। ऐसा कोहराम मचाया गया कि सुपरमार्केट में सब कुछ तहस नहस दिखा। चीन में कोरोना वायरस के बिगड़े हालात पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले हैं। खबर है कि चीन ने पूरी दुनिया को आफत में झोंकने की तारीख भी तय कर दी। पूरी दुनिया तक कोरोना का एक्सपोर्ट करने के लिए चीन तैयारी पूरी कर चुका है। अंदेशा यह है कि 8 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की नजरों के सामने से चीन की साजिश का पर्दा उड़ जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी ही वो दिन होगा जब चीन की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आएगी। पिछले 2 हफ्तों से जिस देश में शवों का अंबार लगा है उसकी पूरी हकीकत दुनिया को पता चलेगी, क्योंकि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने तय किया है कि वो कोरोना से जुड़े आंकड़े 8 जनवरी को जारी करेगा। चीन ने फैसला किया है कि वो हर दिन की बजाय अब हर महीने आंकड़े जारी किया करेगा। अगर 8 जनवरी को जारी होने वाले आंकड़ों में चीन ने सच बोल दिया तो दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन दुनिया के लिए सिर्फ ये आंकड़े ही टेंशन की वजह नहीं बनेंगे, बल्कि चीन के 8 जनवरी वाले प्लान का दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पता चला है कि 8 जनवरी से ही चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से जुड़े सारे प्रतिबंध खत्म कर देगा। न चीन में आने पर किसी तरह की रोक होगी और न ही चीन से जाने वाले यात्रियों के लिए कोई नियम होगा। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कोरोना वायरस के आने से पहले हुआ करता था। 3 साल से चीन ने अपने देश के लोगों को किले जैसे घेरे में बंद किया हुआ था। चीन में ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है जो दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं और नौकरी के लिए चीन पहुंचे थे। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार चीन से बाहर रह रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी गिनती विदेशों में काम करने वाले चीन के नागरिकों की भी है। बंदिशें खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतने बड़े पैमाने पर होंगी जिसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। लेकिन चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण ये यात्राएं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक दिन पहले ही इटली पहुंची चीन की एक फ्लाइट के आधे यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद इटली ने चीन के यात्रियों के लिए कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया था। चीन के यात्रियों पर ऐसी सख्ती अब तक 7 देश कर चुके हैं, लेकिन 8 जनवरी को जो होगा उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। दूसरी तरफ चीन के लोग हैं जिनके सब्र का बांध टूट चुका है और वो चीन की सरकार के नाकारापन से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। चीन के एक कोरोना पॉजिटिव युवक ने अस्पताल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। खबर है कि अस्पताल में इलाज न मिलने की झुंझलाहट में उसने जान दे दी। चीन की सरकार अपने नागरिकों को इलाज देने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। बीजिंग और शंघाई तो क्या, चीन का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां लोगों को इलाज मिल रहा हो। बदइंतजामी का हाल ये कि वेटिंग एरिया की कुर्सियों पर भी मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ तक कि गंभीर मरीजों को खुले आसमान के नीचे लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। न दवा, न डॉक्टर और न ही अस्पताल के बेड। चीन में कोरोना मरीजों की जान भगवान भरोसे दिख रही है। ऊपर से कोरोना से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिसने चीन की सरकार और वहां की सारी एजेंसियों के होश उड़ा दिए। पूरी दुनिया अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को ही सबसे खतरनाक मानती रही है। पता चला है कि चीन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी तबाही की वजह बन रहा है, जिसका अंदाजा चीन के डॉक्टरों को कुछ मरीजों के सीटी स्कैन के बाद हुआ। मरीजों के सीटी स्कैन में फेफड़ों का बड़ा हिस्सा सफेद दिखने लगा। व्हाइट लंग्स को डेल्टा वेरिएंट का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। फेफड़ों में सफेदी का मतलब है फेफड़ों में फैला संक्रमण। ऐसे मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है। डेल्टा वही वेरिएंट है जिसकी वजह से 2021 के मार्च और अप्रैल में भारत में कोरोना कहर बनकर टूटा था। खबर है कि चीन दुनिया से इस सच को छुपा रहा है कि वहां डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के फिर से सामने आने की खबर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाएगी।
इधर कोरोना के खतरे के बीच दिल्ली के पास गाजियाबाद में ब्लैक और व्हाइट फंगस का एक मामला सामने आया। गाजियाबाद में एक महिला ब्लैक और व्हाइट फंगस महिला में पुष्टि हुई, जिसने कोरोना के खतरे के बीच लोगों की चिंता बढ़ा दी। गाजियाबाद में ब्लैक और व्हाइट फंगस से संक्रमित महिला की उम्र 55 साल बताई गई। महिला के सैंपल इसी हफ्ते 24 दिसंबर को जांच के लिए भेजे गए थे और 27 दिसंबर को उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें महिला ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से संक्रमित पाई गई। उधर उत्तर प्रदेश के चंदौली से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां अचानक एक ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हो गया। घटना ऑक्सीजन सिलेंडर को पिकअप वैन से उतारते वक्त हुई, तभी अचानक उसमें धमाका हो गया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक अस्पताल के सामने एक पिकअप वैन खड़ी नजर आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसके पास एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना ताकतवर था कि ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से 2 लोगों के चिथड़े उड़ गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। किस कारण से फटा तो वो पूरी जांच उपरांत इसमें जो उचित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और T20 सीरीज के लिए टीम में नहीं चुने जाने के बाद शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और अपने दिल की बात कह डाली। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बात हार जीत की नहीं होती, जिगरे की होती है, काम करते रहना चाहिए, बाकी रब की मर्जी। शिखर धवन की यह पोस्ट तब सामने आई जब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे और T20 सीरीज में मौका नहीं मिला। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में स्वाइन फ्लू की वजह से 50 सूअर मारे गए। सभी सूअर अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस से संक्रमित थे और इसीलिए उन्हें मार दिया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इससे पहले सूअरों में बीमारी के लक्षण मिलने के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें अफ्रीकी स्वाइन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई। उधर राजस्थान के पूर्व मंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए पार्टी आलाकमान तैयारियों में जुट गया है। क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती पार्टी की अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से राजस्थान कांग्रेस के संगठन का बट्टा बैठ चुका है। करीब 2.5 साल से राजस्थान के कई जिलों में जिला प्रभारी ही नहीं है और 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 26 जिला अध्यक्ष और 2200 मंडल अध्यक्षों के पद खाली हैं, जिन पर भर्ती के लिए राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिन रात बैठक कर रहे हैं। इसी बीच गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा उनसे मिलने पहुंच गए और इशारों में गहलोत पर निशाना साध दिया। व्यक्तिगत निष्ठाओं से पार्टियां नहीं चलती। रघु शर्मा राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे, लेकिन गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने उनसे एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर काम करने को कहा था। लेकिन खबर आई थी कि गहलोत ने यह फॉर्मूला नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल गहलोत मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अटकलें लगी कि उनके जाते ही सीएम की कुर्सी सचिन पायलट को मिल जाएगी। इस चक्कर में सितंबर में हुई बैठक से गहलोत खेमे के विधायक गायब रहे। रघु शर्मा ने गहलोत का नाम लिए बिना उसी घटना का जिक्र किया और एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि कांग्रेस में हाईकमान से बढ़कर कुछ नहीं। राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा हाईकमांड के साथ खड़ा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं रहा है। रघु शर्मा को राजस्थान कांग्रेस का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो पायलट और गहलोत दोनों के करीबी रह चुके हैं। ये तक कहा गया था कि उन्हें गहलोत की हर चाल की खबर रहती है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी से मुलाकात के बाद उनके तेवर अलग लगे। वो गहलोत से नाराज दिखे, क्योंकि बीजेपी से लड़ने को तैयार बैठी राजस्थान कांग्रेस का संगठन ही खड़ा नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से रघु शर्मा बार बार हाईकमान के फैसले को मानने की बात करते रहे और उम्मीद जताई कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा। लेकिन दबी जमा से उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बता दिया कि किसी व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान के साथ चलने में फायदा है। मतलब ये कि विधानसभा और उसके कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को कई मुश्किलें पार करनी होंगी, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल है गहलोत और पायलट का झगड़ा, क्योंकि इस चक्कर में कांग्रेस बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनाने पर ध्यान ही नहीं दे पा रही, या यूं कहें कि कांग्रेस का घर का झगड़ा बीजेपी की राह के कांटे हटा रहा है। इधर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख होंगे, जिसकी घोषणा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की और बताया कि नई आर्थिक सलाहकार परिषद कृषि, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और शिक्षा पर फोकस करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद का प्रमुख बनाने का मकसद भी उन्होंने बताया। फडणवीस ने जानकारी दी कि नई परिषद महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। इस बीच पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तानी सेना का विरोध तेज कर दिया। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की शह पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
जिसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाकों में लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना से अपनी जमीनों को बचाने के लिए कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी करते दिखाई दी। वहां रहने वाले लोगों ने दो टूक कहा कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हाल ही में जब पाकिस्तानी सेना के कई जवान एक इलाके में पहुंचे थे तब गुस्साए लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया था। बताया गया कि इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान के कई दूसरे इलाकों में भी कड़े विरोध की वजह से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इधर महाराष्ट्र के पुणे में उद्धव गुट के नेता इम्तियाज शेख के दफ्तर पर हमले के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है, जिन पर इम्तियाज शेख ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके दफ्तर पर फायरिंग की। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें आरोपी उद्धव गुट के अल्पसंख्यक सेल के नेता इम्तियाज शेख के दफ्तर की इमारत में घुसते नजर आए। दफ्तर बंद मिलने पर उनमें एक ने उसका दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की, मगर जब दरवाजा नहीं टूटा तो वो वहां से भाग गए। उधर खबर है कि दिल्ली और मुंबई के बीच बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का पहला चरण अगले महीने शुरू हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनते ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से दिल्ली की दूरी महज 12 घंटे की रह जाएगी और देश के 6 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहद मजबूत हो जाएगी। जनवरी 2023 में इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण को खोल दिया जाएगा। यह हिस्सा दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक पहुंचेगा। 225 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा पूरी तरह बनकर तैयार है। इसके बनने से दिल्ली और जयपुर के बीच की कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। आवाजाही लोगों की काफी आसान बन जाएगी और यहाँ पर व्यापार में भी काफी तेजी आएगी। कुल 1380 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होता हुआ महाराष्ट्र पहुंचेगा। इससे मुंबई के अलावा देश के दर्जनों बड़े शहरों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस बीच सीरिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने ड्रोन की मदद से ISIS के एक आतंकी को पकड़ लिया। 2 रोज पहले ही आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने सीरिया के अल हज़का प्रांत में मौजूद एक जेल पर हमला कर दिया था, जिसमें 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद सीरिया की फौज ने ISIS के आतंकियों के खात्मे के लिए उत्तरी सीरिया में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी ऑपरेशन के तहत एक ISIS के आतंकी को ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया। सीरिया ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसकी सेना की कई गाड़ियां एक इलाके से गुजरती नजर आईं। इसके बाद वीडियो में एक आदमी एक घर से निकलकर खेतों की तरफ भागता दिखाई दिया। वो भागकर खेतों के बीच मौजूद फसल के ढेरों के बीच पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि रात के अंधेरे में वो उन ढेरों के बीच अपने आप को छिपा लेगा, लेकिन उसकी उम्मीद पर पूरी तरह पानी फिर गया, क्योंकि वो सीरिया की सेना के जवानों की नजरों से तो बच गया, लेकिन आसमान में उड़ रहे ड्रोन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फसल के ढेरों के बीच पहुंचने के बाद भी वो ड्रोन की पकड़ में आ गया। इसके बाद ड्रोन में लगी लाइट ने उसके ऊपर तेज रोशनी छोड़ दी। ड्रोन की लाइट पड़ने के बाद ISIS का आतंकी कुछ दूर चला और फिर हार कर खड़ा हो गया। उसे समझ में आ गया था कि अब भाग पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद ISIS के उस आतंकी को पकड़ लिया गया। सीरिया की सेना के मुताबिक उनके स्पेशल ऑपरेशन में उत्तरी सीरिया के कई इलाकों से ISIS से जुड़े लोगों को भी पकड़ा गया। इधर तुनिशा शर्मा की मां ने शिजान खान पर आरोप लगाया कि वो उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तुनिशा और शिजान के रिश्ते से जुड़ी और भी कई जानकारियां दी, जिनमें सबसे बड़ा आरोप उन्होंने आरोपी शिजान खान पर यह लगाया कि उसने उनकी बेटी तुनिशा शर्मा पर मुस्लिम धर्म को अपनाने का दबाव बनाया था। अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया। लेकिन आरोपी शिजान के वकील ने तुनिशा की मां के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जो अली बाबा जो शो चल रहा था उनका, उसमें जो है अगर आप देखो तो कंटिन्यूअस वो हिजाब में रहती थी। तुनिशा की मां ने यह भी आरोप लगाया कि शिजान ने एक बार तुनिशा को थप्पड़ भी मारा था, क्योंकि तुनिशा ने उसका फोन चेक किया था। ऐसे में आरोपी शिजान खान की पुलिस कस्टडी एक दिन और बढ़ गई। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने शराब पर एक विवादास्पद बयान दे दिया। कोरबा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान वो शराब का समर्थन करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो कुछ लोगों को संबोधित करते नजर आए, लेकिन तभी उन्होंने शराब पकड़ने वाले पुलिस वालों की पिटाई की बात कह दी। इस तरह से अगर पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी के घर में तो उनको पिटाई करते हैं। ननकीराम कंवर छत्तीसगढ़ की रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इधर एक दिन पहले आए उछाल के बाद साल के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और इसी वजह से निवेशकों को एक दिन में करीब 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 85 अंक गिरकर 18,105 पर बंद हुआ। उधर यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने रूस की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए नई पनडुब्बियां बनाने का ऐलान कर दिया। खास बात यह कि रूस जिन नई पनडुब्बियों को बनाएगा वो सभी परमाणु ताकत से लैस होंगी।
ताकि पुतिन की नौसेना के सामने समुद्र में कोई भी न टिक पाए। पुतिन का दावा है कि वो ऐसी पनडुब्बियां बनाएंगे जो उनके दुश्मनों के लिए काल साबित होंगी, क्योंकि उनकी परमाणु ताकत के आगे कोई भी देश उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के साथ ही रूस अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में भी जुटा है, ताकि अगले कई साल तक उसे अपने दुश्मनों से खतरा न हो सके, क्योंकि इस जंग के बाद रूस ने यूक्रेन के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। इधर जयपुर में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास से लाखों की चोरी हो गई, जिसमें सोने चांदी के गहनों के अलावा नकदी भी शामिल है, जिस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घर के अंदर हर जगह सामान बिखरा दिखाई दिया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े किए, क्योंकि उनके जिस सरकारी आवास में चोरी हुई वो थाने से महज 30 मीटर दूर है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बीच अजरबैजान ने इजरायल में अपना पहला राजदूत नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। अजरबैजान ने 1 महीने पहले ही इजरायल के तेल अवीव में अपना दूतावास खोलने का फैसला किया था। और अब इजरायल में अजरबैजान का पहला राजदूत नियुक्त होने वाला है, जिसे इजरायल की मुस्लिम देशों से बढ़ती करीबी का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि यूएई भी तेल अवीव में अपना दूतावास खोल चुका है, जबकि बहरीन भी इजरायल के साथ इब्राहिम समझौता कर चुका है, जिसका मतलब यह हुआ कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बेहतर होंगे। और अब एक और मुस्लिम देश इजरायल के नजदीक आ गया है। वैसे इजरायल और अजरबैजान के रिश्ते पहले से अच्छे हैं, क्योंकि इजरायल से अजरबैजान को हथियार मिलते हैं, जिनसे वो आर्मेनिया ही नहीं बल्कि ईरान से भी लड़ता है। ईरान और अजरबैजान की दुश्मनी की एक बड़ी वजह भी इजरायल है, क्योंकि मुस्लिम देश होने के बावजूद अजरबैजान की एक यहूदी देश से दोस्ती है। अजरबैजान में करीब 85% शिया मुसलमान हैं, और वो शिया बहुल आबादी वाला ऐसा पहला देश है जो इजरायल में अपना राजदूत नियुक्त करेगा, जो इजरायल से चिढ़ने वाले मुस्लिम देशों के लिए झटका है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही इजरायल की दोस्ती कई मुस्लिम देशों से गहरी हो रही है। उधर उत्तराखंड में टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप करवाया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर चुके करीब 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और टिहरी झील में 3 दिनों तक चले इस वाटर स्पोर्ट्स कप में अलग अलग प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। टिहरी झील में हुए वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक्स 2022-2023 के लिए क्वालिफाइंग मुकाबला था। की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे उनको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील के पास वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी घोषणा की। इधर केंद्र सरकार ने नए साल पर तोहफा देते हुए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा दी। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी जनवरी से मार्च तक की पहली तिमाही के लिए की गई, जिसके तहत सरकार ने एनएससी, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो जाएंगी। हालांकि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लड़कियों के लिए लाई गई सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भागे कई रूसी नागरिकों ने अमेरिका से शरण मांगी है। बताया जा रहा है कि रूस से भागकर सैकड़ों लोग मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की सरकार से शरण देने की मांग की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के सैकड़ों लोग लगातार देश छोड़कर मेक्सिको के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें अमेरिका में शरण मिल जाए। रूस छोड़कर भाग रहे लोगों का आरोप है कि पुतिन के सही फैसले नहीं ले पाने की वजह से वो मुसीबत में फंस चुके हैं। Our country is a bad situation, not only for war, politically. पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए आम लोगों को भी जंग में झोंक रही है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब वहां के लोगों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया। सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में आखिरी सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पीएम मोदी के छोटे भाई के गांधीनगर के घर लाया गया, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीराबा के अंतिम दर्शन किए और फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। अपनी मां हीराबा की अंतिम यात्रा में पीएम मोदी उनके साथ रहे और उसी गाड़ी में बैठे जिसमें हीराबा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हीराबा का शव जब गाड़ी से उतारा गया तो पीएम ने एक बार फिर उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और अंतिम संस्कार की विधि में शामिल हुए। अंत में पीएम और उनके छोटे भाई दोनों ने मां के शव को मुखाग्नि दी और नम आंखों से हीराबा को पंचतत्व में विलीन होते हुए देखते रहे। हाल ही में हीराबा 100 साल की हुई थी और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी गए थे। हीराबा के निधन पर पीएम ने जब उन्हें श्रद्धांजलि दी तो उन्होंने मां के साथ बिताया गया वो जन्मदिन याद किया और अपने ट्वीट में लिखा कि हीराबा ने अपने 100वें जन्मदिन पर उनसे कहा था कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा के निधन पर राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई और नेताओं ने ट्वीट करके पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी।
2 दिन पहले हीराबा को सांस लेने में परेशानी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां प्रधानमंत्री उनसे मिलने भी गए थे। इधर मुंबई के पास नवी मुंबई में कस्टम्स विभाग ने करोड़ों के ड्रग्स नष्ट कर दिए। कस्टम्स विभाग के मुताबिक इस साल 140 किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, जिन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि जो ड्रग्स पकड़े गए उनकी कीमत करीब 538 करोड़ रुपए है। इस बीच आतंकवाद के बाद पाकिस्तान अब नशे की तस्करी के लिए भी दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। खबर है कि एशिया के अलावा कई अफ्रीकी देश भी उसका शिकार बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क दुनिया भर में फैला रहा है। इस साजिश का पर्दाफाश पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुआ, जब वहां की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई ट्रेमाडोल की लाखों गोलियां जब्त की। हालांकि इस दवा का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग नशे के लिए भी इस दवा की ओवरडोज लेते हैं। असल में नाइजीरिया में 50 से 100 mg वाली ट्रेमाडोल ही बेचने की इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान से 250 mg वाली गोलियां तस्करी कर वहां लाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है। उधर खबर है कि रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन लड़ाकू ड्रोन बनाएगा। यूक्रेन के मुताबिक वो जल्द से जल्द ऐसे ड्रोन तैयार करेगा जो रूसी ड्रोन का मुकाबला कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर कहर बरपाने की भी उनमें ताकत होगी। यानी रूसी सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन का तोड़ यूक्रेन निकालने में जुट गया। यूक्रेन के मुताबिक उसने अलग अलग तरीके के 1400 ड्रोन खरीदे हैं। बताया जा रहा है कि इन ड्रोन का इस्तेमाल जंग के मैदान में निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इनमें कई ड्रोन हमला करने में भी सक्षम है, लेकिन जो अभी दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत नहीं रखते उन्हें लड़ाकू ड्रोन में तब्दील किया जाएगा, ताकि जंग के मैदान में दुश्मन के ड्रोन को हर हाल में बर्बाद किया जा सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अभी जो ड्रोन हैं वो आकार में काफी छोटे हैं और इसीलिए यूक्रेन उनमें बदलाव कर उन्हें घातक बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मघाती ड्रोन होते हैं। खबर है कि यूक्रेन पहले ही कामिकाजे ड्रोन से रूसी सेना पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके ड्रोन रूसी सेना के शाहिद 136 ड्रोन के आगे कमजोर पड़ रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन अब अपने ड्रोन को खतरनाक लड़ाकू ड्रोन में तब्दील करेगा। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट के साथ रोका सेरेमनी के बाद मुंबई में बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में अंबानी परिवार के करीबी दोस्तों के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई और सभी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को रोका सेरेमनी की बधाई दी। मुंबई में हुई इस पार्टी में रणबीर कपूर और रणवीर सिंह समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुई। एक दिन पहले ही राजस्थान के नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का रोका हुआ था। उस समारोह में अंबानी परिवार के करीबी दोस्त ही शामिल थे। उधर पटना के पास मनेर में एक नाव अचानक नदी में पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही वहां फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम रवाना कर दी गई। बताया गया कि नाव में 14 लोग सवार थे, जिनमें 7 लोग नाव पलटने से लापता हो गए, जबकि 7 लोग किसी तरह तैरकर नदी से बाहर आ गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई। 7 आदमी तैर के चल गए, निकल गए और 7 आदमी डूब गए। हादसे का शिकार हुई नाव में सवार सभी 14 लोग मजदूर बताए गए, जिनमें लापता हुए लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की मदद दी जा रही है। अपने कद की लड़ाई लड़ी, अपने कद की लड़ाई लड़ी, एक पर्वत से राई लड़ी। सौगात की एक बात कही जहीर ने, डिग्रियों से लड़ी योग्यता, अनुभवों से पढ़ाई लड़ी। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौगात की एक बात का।